पीएम मोदी का एक दिवसीय महाराष्ट्र दौरा आज। 8 साल बाद एक ही मंच पर दिखेंगे पीएम मोदी और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे को देंगे मेट्रो की सौगात। दोपहर मेट्रो रेल को दिखाएंगे हरी झंडी। विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन शिलान्यास। आज लोक भवन में होगा यूपी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। धान खरीद नीति समेत अन्य प्रस्तावों पर होगी चर्चा। हिंसाग्रस्त हरियाणा के नूंह में तनाव बरकरार। एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाएं की गई बंद। उपद्रवियों ने 80 गाड़ियों को किया आग के हवाले। हरियाणा में हिंसा को देखते हुए राजधानी दिल्ली में जारी किया गया अलर्ट। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर दिख रही पुलिस। महाराष्ट्र के पुणे में सामने आया दर्दनाक हादसा। हाईवे के निर्माणाधीन पुल गिरने से 15 लोगों की मौत। 4 से 6 मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ हारिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज होंगे सम्मानित। बताया जा रहा है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज होंगे सम्मानित। बताया जा रहा है कि आज लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होंगे प्रधानमंत्री मोदी। बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पुणे के दौरे पर रहेंगे। विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वहीं आवास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। इसके साथ ही पीएम मोदी और शरद पवार 8 साल के बाद एक साथ एक ही मंच पर नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि दोपहर 12:45 पर पीएम मोदी मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। पुणे में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास। अहम जानकारी बता दें, आज प्रधानमंत्री आज होंगे सम्मानित। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी पुणे का करेंगे दौरा। विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। आवास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी और शरद पवार 8 साल बाद होंगे एक ही मंच पर एक साथ। दोपहर 12:45 बजे पीएम मोदी मेट्रो रेल को दिखाएंगे हरी झंडी। पुणे में विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री आज होंगे सम्मानित। बताया जा रहा है कि आज लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित होंगे पीएम मोदी। बता दें कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से आज सम्मानित होंगे पीएम मोदी। बताया जा रहा है कि इस दौरान कि पुणे के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अहम जानकारी आपको बता दें, विभिन्न परियोजनाओं का इस दौरान उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो अहम जानकारी आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आज पुणे के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए भी नजर आएंगे। तो अहम जानकारी बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का आज पुणे दौरा है। विभिन्न परियोजनाओं का इस दौरान उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी आज पुणे के दौरे पर जा रहे हैं।
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे का दौरे कर रहे हैं। इस दौरान आज सम्मानित भी किए जाएंगे। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होंगे प्रधानमंत्री मोदी और विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास भी करते हुए नजर आएंगे। बात करेंगे साहस की सजा। मेरठ पे चोरी के वाहन कटान का सबसे बड़ा कमेला सोतीगंज आईपीएस प्रभाकर चौधरी ने अपने बूते बंद कराया। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने तारीफ की थी। बुलंदशहर में गौहत्या पर हिंसा पर हुई थी, जिसमें इंस्पेक्टर सुबोध कुमार शहीद हो गए थे। हालात काबू करने के लिए सरकार ने प्रभाकर चौधरी को भेजा था। प्रभाकर चौधरी ने बिना दबाव के काम किया था। इस हिंसा में बजरंग दल के कई लड़कों को जेल भेजा गया था, तो 42वें दिन उनका ट्रांसफर हो गया था। इसके बाद बरेली को 7 दिन में दूसरी बार जलने से बचाया, इसका नतीजा भी ट्रांसफर। ऐसे में सवाल यह उठता है कि ईमानदारी और साहस से काम करने का परिणाम क्या सजा होती है, जो कि प्रभाकर चौधरी के साथ हुआ। तो प्रभाकर चौधरी को अपनी जिम्मेदारी निभाने की सजा मिली है। बताया जा रहा है कि उन्होंने बरेली में हिंसा को रोका था, क्योंकि जब कावड़ यात्रा निकाली जा रही थी एक मस्जिद के सामने से, तो दो पक्षों में आपस में विवाद हो गया था, जिसको संभालने के लिए वो वहां पर पहुंचे। आईपीएस प्रभाकर चौधरी ने पूरा जिम्मा लिया और पूरी घटना को एक बड़े विवाद में पलटने से बचाया। इसकी सजा उनको ये मिली कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया। आपको बता दें कि इस दौरान प्रभाकर ने लाठीचार्ज करवा दिया, कावड़ियों पर लाठीचार्ज कराया, जिसके चलते उनका ट्रांसफर हो गया। इससे पहले आपको याद होगा, गौ हत्या के मामले में सुबोध कुमार की हत्या कर दी गई थी। इस दौरान भी आईपीएस प्रभाकर को चार्ज दिया गया था। उन्होंने मौके पर पहुंच करके मामले को संभाला था। कई बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जेल भेजा था, जिसकी सजा भी उनको ट्रांसफर के तौर पर मिली थी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बुलंदशहर से अनिल मीणा हमारे साथ जुड़े हैं। मेरठ से राजू शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, आपके पास आएंगे। आईपीएस प्रभाकर को जिस तरह से सजा दी गई है, उनका ट्रांसफर कर दिया गया, क्या कुछ बताएंगे? 2018 में 2018 3 दिसंबर को जिस तरह से जनता बुलंदशहर गऊ कसी के मामले में आग में पूरी तरह से झुलस रहा था, उस समय जो तत्कालीन एसएसपी थे जनता बुलंदशहर केवी सिंह थे। जब केवी सिंह पे उस गऊ कसी के मामले को नहीं संभाला गया, तो तत्काल सरकार ने प्रभाकर चौधरी को वहां बुलंदशहर भेजा और बुलंदशहर का एसएसपी बनाया। और एसएसपी बनाने के बाद बुलंदशहर के प्रभाकर चौधरी मात्र 42 दिन एसएसपी रहे और उन्होंने तमाम गऊ कसी में जितने भी जो लोग थे नामजद, और उनको करीब सभी को सलाखों के हवाले भेजा था। और जो बजरंग दल के काफी कार्यकर्ताओं को उन्होंने हवालात में भेजा था। और जो जिसमें जो वहां तत्काल जो इंस्पेक्टर थे सुबोध त्यागी, उनकी गऊ कसी के मामले में हत्या भी हो गई थी। और वहां एक युवक की भी हत्या हुई थी, जो सुमित नाम का युवक था। तो अगर बात किया जिस समय जनपद बुलंदशहर पूरी तरह से आग के हवाले में था, तमाम चिंगारी फैली हुई थी, उस समय एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने जिस तरह से जनपद बुलंदशहर का चार्ज संभाला था, चार्ज संभालते ही तमाम जितने भी जो गौ कसी करने वाले लोग थे उन पर शिकंजा कसा। और शिकंजा कसने के बाद में सब पे बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे जिन्होंने आग को फैलाया था, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। और कार्रवाई करने के बाद में जनपद बुलंदशहर में आग को शांत किया। बाकी अगर तारीफ करनी होगी प्रभाकर चौधरी के कार्य की, जिस तरह से वो कार्य करते हैं, जिस जिले में जाते हैं तो वहाँ वास्तविक अपराध और भ्रष्टाचार पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। जनपद बुलंदशहर में प्रभाकर चौधरी ने जब चार्ज संभाला था, तो उन्होंने तमाम थानों में खुद पोस्टर लगवा दिए थे और अपना मोबाइल नंबर उन्होंने तमाम थानों में लगवा दिया था। और जनता से अपील की थी कि कोई भी किसी भी थाने में अगर रिश्वत ले या कोई भी किसी तरह का भ्रष्टाचार के तत्काल उनको अवगत कराया जाए। और उन्होंने बुलंदशहर में रहते हुए एक गुलाबडी थाने के जो एक दरोगा थे तफसील अहमद, उन्होंने एक रिश्वत के मामले में गुलाबडी थाने में एफआईआर कराई थी और उनको जेल भी वहीं से जेल भी भेजा गया था। तो ऐसे बाकी जो साहसी और ईमानदार जो अधिकारी हैं, बाकी उनको जिले का चार्ज रहना चाहिए था। लेकिन अगर बात की जाए सरकार की, तो सरकार को या सरकार के जो नुमाइंदे जो नेता हैं, उनके लिए जो ईमानदार अधिकारी
अधिकारी हैं, जो साहसी अधिकारी हैं, उनके लिए शायद वो पछते नहीं है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार करने नहीं देते नेताओं को या अन्य अधिकारियों को, तो इसलिए उनकी लगातार शिकायतें होती रहती हैं। तो अगर जब तक अगर ऐसे अधिकारियों को ट्रांसफर होता रहेगा तो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं बढ़ावा देता रहेगा, और ऐसे अधिकारियों के लिए लगातार जिले का चार्ज मिलने चाहिए, और ऐसे ईमानदार अधिकारी की वजह से ही जो भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार जो सरकार उनके लिए लगातार ट्रांसफर 2010 बैच के अधिकारी हैं, और जिस तरह से लगातार उनके लगातार ट्रांसफर होते रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है कि आखिरकार ईमानदार अधिकारी के लिए जो ईमानदारी से कार्य करता है उसके लिए सजा ट्रांसफर है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इसमें सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि ऐसे ईमानदार अधिकारियों को हर जिले का चार्ज देना चाहिए। जबकि जनपद बुलंदशहर आग के हवाले जा रहा था, उस समय जो केवी सिंह जो एसएसपी थे, उन पर कोई भी मामला नहीं सुलझा, तो उन्हें सरकार ने उनके लिए बुलंदशहर का चार्ज दिया, और मात्र 42 दिन के ही अंदर उन्होंने तमाम गौकसी करने वालों के लिए सलाखों के भीतर भेजा, और जो बजरंग दल के काफी कार्यकर्ता थे उनको भी जेल सलाखों भेजा। जो शिखर अग्रवाल का नाम का जो मुख्य आरोपी उसमें बनाया था, उसको भी जेल के हवाले भेजा था। तमाम उसकी बहुत ऊंची पकड़ थी, तो लेकिन उन्होंने किसी भी दबाव के तमाम ईमानदारी से काम किया, और किसी तमाम गौकसी के जो आरोपी थे उनको जेल भेजा, और जो सुबोध इंस्पेक्टर जो उसमें शहीद हुए थे उनके लिए भी न्याय दिलाया। और बात की जाए तो अगर बुलंदशहर की, तो उन्होंने एक इंस्पेक्टर को, सब इंस्पेक्टर को भी जेल भेजा था रिश्वत के मामले में। तो ऐसे अधिकारी का 42 दिन ही ट्रांसफर होना कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि आखिरकार नेताओं के लिए ईमानदार अधिकारी क्यों नहीं बचते हैं, ये सबसे बड़ा एक सवाल है हरीश। ठीक है राजू, जिस तरीके से योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के अपनी पीठ थपथपाते हुए नहीं थकती है, तो दूसरी तरफ देखा जाता है कि सुबोध कुमार सिंह का, चाहे आप एक ले एग्जाम्पल, या फिर अब देखें आईपीएस प्रभाकर का जिस तरीके से ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्या किस तरीके से इसको देखा जा सकता है? क्योंकि कहा जाता है कि योगी सरकार अपने अफसरों को खुली छूट देती है, लेकिन दूसरी तरफ जब वही अफसर अपना खुल करके ईमानदारी से काम करते हैं और सरकार को अगर वो पसंद नहीं आता तो उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या कहा जा सकता है उनका ट्रांसफर इस वजह से हुआ क्योंकि एक सरकार की छवि बनती, क्योंकि वो उन्होंने कांवड़ियों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज करवाया था, उससे पहले उन्होंने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जेल भिजवाया था? क्या कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए हारिस, आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है जीरो टॉलरेंस की, अधिकारियों को छूट देने की। अधिकारियों को पूरी छूट है, वो निष्पक्षता के तहत कार्य करें, लेकिन निष्पक्षता के तहत कैसे कार्य करें जब उनको बवाल रोकने की या अच्छा कार्य करने की सजा मिलती है ट्रांसफर, वो भी ट्रांसफर वो 32वीं वाहिनी लखनऊ का, किसी जिले का चार्ज नहीं हारिस, 32वीं वाहिनी लखनऊ का चार्ज दिया जाता है अच्छा कार्य करने पर। बड़ा ही सराहनीय कार्य एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बरेली में किया, क्योंकि बड़ा बवाल होने वाला था, उसे रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, वो एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने किया और बवाल रोक लिया एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने, लेकिन उनको उसकी सजा मिली, जबकि इनाम मिलना चाहिए था, उनके पीठ सफाई जानी चाहिए थी यूपी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, कि एक बड़ा बवाल होने से एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने रोक लिया, लेकिन पीठ थपथपाने की जगह उन्हें सजा मिली। हालांकि अगर मेरठ की बात करें तो 2022 में उनका लंबा कार्यकाल मेरठ में रहा है, लगभग 1 वर्ष उन्होंने मेरठ में चार्ज संभाला, चार्ज चलाया। इस दौरान उन्होंने मेरठ के चेहरे पर एक दाग हुआ करता था सोतीगंज के वाहन चोर बाजार का, उसको समाप्त कर दिया, जड़ से मिटा दिया। इसके लिए बाकायदा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनकी तारीफ की, बाकायदा पीठ थपथपाई, मन की बात में जिक्र किया कि किस तरह से मेरठ के एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने सोतीगंज जो वाहन कटान का गढ़ या हब कहा जा सकता था उसको समाप्त कर दिया। एशिया का क्योंकि बड़ा हब जो है सोतीगंज को कहा जाता था, उसको समाप्त कर दिया। साथ ही जो उसको चलाने वाले नुमाइंदे थे उनको भी जमींदोज कर दिया, उनकी जो करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति थी वो जमींदोज कर दी, उन्हें बाकायदा जेल में भेजा गया, उनकी संपत्ति को कुर्क कर लिया गया और साफ तौर पर उन्हें ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया गया। कहा गया था कि कोई भी अगर एक भी पुर्जा वाहन काटता हुआ कहीं भी नजर आ गया तो साफ तौर पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, किसी भी कीमत पर अपराधियों को और अपराध करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। मेरठ में ऐसा कार्यकाल रहा। साफ तौर पर एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने भ्रष्टाचार को लेकर भी दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। साफ कहा था कि किसी भी थाने में, कहीं भी चौकी में कोई भी मुंशी अगर रिश्वत मांगता हुआ किसी भी जनता से पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और कार्रवाई अमल में लाई भी गई। मेरठ में 2 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी पर मुकदमा दर्ज किया गया, कई पुलिसकर्मियों को जेल तक भेजा गया।
एसएसपी प्रभाकर चौधरी का साफ कहना था, चाहे मेरे विभाग का आदमी हो चाहे अन्य कोई बाहर का व्यक्ति हो, अगर ठीक है। कोई भी गलत कार्य करेगा तो सजा मिलेगी। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति एसएसपी प्रभाकर चौधरी की चर्चाओं में बनी रहती थी। उन्होंने साफ निर्देश दे रखा था कि भ्रष्टाचार और गलत कोई भी कार्य मेरे कार्यकाल में तो बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। अगर किसी को भी पैसों की कोई जरूरत है तो वो खुद अपनी जेब से निकाल कर अपने, चाहे थाना प्रभारी को हो, किसी भी पुलिस कर्मियों को हो, अगर जरूरत होती थी तो खुद की सैलरी से 1000 रुपए प्रति थाना वो दिया करते थे। और देने का भी उन्होंने प्रभाकर चौधरी ने काम किया है, क्योंकि पिछले लगभग 13 वर्षों में एसएसपी प्रभाकर चौधरी के उत्तर प्रदेश सरकार में 21 माफ कीजिएगा ट्रांसफर हुए हैं। कई जिलों का उन्होंने चार्ज भी चलाया, लेकिन कोई भी चार्ज उनका लंबा नहीं चल पाया। कोई 4 महीने तो कोई 6 महीने, कोई 42 दिन, कोई 41 दिन, इस तरह का उनका कार्यकाल रहा है। कार्यकाल रहने की एक वजह ये भी है कि प्रभाकर चौधरी बिल्कुल साफ छवि और ईमानदार तर्रार अधिकारी, उन्हें भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार करने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो लेकिन जो पर्दे के पीछे कार्य करने वाले सफेदपोश नेता है वो प्रभाकर चौधरी को पसंद नहीं करते हैं और सरकार में उनकी शिकायतें करते हैं, जिसका खामियाजा प्रभाकर चौधरी को भुगतना पड़ता है, वो भी ट्रांसफर से। यही बरेली में हुआ, बड़ी कार्रवाई बरेली में प्रभाकर चौधरी ने की, लेकिन नतीजा मिला सम्मानित करने की जगह उनको ट्रांसफर का। 32वीं वाहिनी लखनऊ में उनका ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से उन्होंने एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बरेली में बड़ी कार्रवाई की है, तो लोग जो है अब प्रशंसा कर रहे हैं, उनके पीठ थपथपा रहे हैं। और इसी का खामियाजा है कि आज के न्यूज भी प्रमुखता से एसएसपी प्रभाकर चौधरी के मुद्दे को उठा रहा है और सराहना कर रहा है, और ऐसे अधिकारी की हर सराहना भी की जानी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है, कार्य करने वालों की भी सराहना करता है और अच्छे कार्य करने वालों की भी सराहना करता है। ठीक है अनिल जी, लेकिन जिस तरीके से ये देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक हिंदू विरोधी कह सकते हैं कि कार्य किया उन्होंने, सरकार ऐसा कह सकती है। ऐसा भी कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने जहां पर जैसे कि देखा गया था बरेली में, जब उन्होंने हिंसा को रोकना चाहा तो वो भी एक सांप्रदायिक मुद्दा था, और उन्होंने जो कार्रवाई की वो हिंदुओं के खिलाफ किया। साथ ही साथ यही काम उन्होंने बुलंदशहर में किया था, जो कि बजरंग दल, जो कि भाजपा के साथ खड़ा रहता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की थी। कांवड़ियों का साथ देती है योगी सरकार, उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो क्या इस वजह से उनको सजा मिली है? क्योंकि सरकार की छवि बर्बाद हो सकती थी। जी देखिए, बिल्कुल हारिस, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। देखिए, चाहे उसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता हो या कांवड़िया हो, जो वास्तविक गलती पे होता है, चाहे वो किसी भी दल का क्यों ना हो, चाहे सरकार का आदमी हो या नुमाइंदा हो या कोई भी हो, लेकिन उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जो बरेली में जिस तरह से प्रभाकर चौधरी ने जो काम किया है, वो बिल्कुल नहीं तो वो कांवड़ियों के उन्होंने ये जान के नहीं किया कि कांवड़ियों से उनको कहीं विरोध है या कांवड़ियों से उन्हें कोई परेशानी है। उन्होंने सिर्फ यही जान के वहां जो उन्होंने कदम उठाया था, ये जान के कदम उठाया था, ना कि जो बरेली कहीं आग में ना झुलसाए, बरेली में कोई उपद्रव ना फैल जाए, उसको लेकर उन्होंने वो कार्य किया था। लेकिन जो कार्य किया था उसके लिए कि उनको जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, जब कोई मान लो घटना हो जाती है, वहां तमाम बवाल हो जाता है, तो सरकार नई बात करती कि इस तरह से पुलिस ने वहां रोका नहीं। उससे पहले ही जो प्रभाकर चौधरी उन्होंने कंट्रोल किया और तमाम पहलुओं पर उन्होंने जांच करते हुए तमाम जो कांवड़िए थे उन पे हल्का सा बल प्रयोग जरूर किया। लेकिन जो प्रयोग किया उसमें कांवड़ियों की कहीं ना कहीं गलती जरूर थी, क्योंकि जो जहां वो मस्जिद के सामने जिस तरह से वो करना डीजे बजा रहे थे या गो लगा रहे थे, जो जहां नहीं करना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं देखिए दोनों तरफ से देखना चाहिए। प्रभाकर चौधरी ने वही किया जो उनको उस समय करना चाहिए था। अगर योगी सरकार ये सोच के अगर कदम उठाए कि ये उन्होंने कांवड़ियों पर इस तरह की कार्रवाई क्यों की, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की कहीं ना कहीं एक तरह से पूरी तरह से गलती है कि सरकार को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो उन्होंने किया वो उसने जनता के फायदा के लिए, उसमें बरेली कहीं ना कहीं आग में झुलस जाता, उससे उन्होंने बचाया और कदम उठाया और हल्का बल प्रयोग किया। और बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में भी जिस तरह से बुलंदशहर गौ कसी के मामले में आग में झुलस रहा था, तो उस समय चाहे बजरंग दल के कार्यकर्ता हो चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, उन्होंने उसी देख को ईमानदारी से कार्य किया जो जिससे कि बुलंदशहर को बचाया जा सके। उन्होंने बचाने के हिसाब से ही वो कार्य किया। तो बाकी देखिए उत्तर प्रदेश सरकार को उनकी फीस थपथपानी चाहिए थी और उनको इनाम देने में कहीं ना कहीं लगातार बड़े थाने का चार्ज देना चाहिए, जिले का चार्ज देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जनपद बुलंदशहर से मात्र 42 दिन में उनका ट्रांसफर कर दिया। देखिए, अगर बात की जाए 2010 बैच के आईपीएस प्रभाकर चौधरी का 13 साल में 21 बार ट्रांसफर होना कहीं ना कहीं एक बड़ी सरकार पे भी सवाल निशान खड़े करता है कि आखिरकार बुलंदशहर की बात की तो बुलंदशहर में भी जो सरकार के जो विधायक हैं या सांसद हैं, शायद उनको प्रभाकर चौधरी की जो
ईमानदारी है वो रास नहीं आ रही थी। उन्होंने लगातार प्रभाकर चौधरी की 42 दिन में ही शिकायत करना सरकार से शुरू कर दी, तो सरकार ने उनका ट्रांसफर कर दिया। ऐसे ही अब बरेली की बात करें तो बरेली में भी प्रभाकर चौधरी ईमानदारी से जो काम करना चाहिए था वही काम किया और ईमानदारी का परिणाम इनको ये मिला ठीक है कि अनिल। लखनऊ 32वीं वाहिनी में उनका ट्रांसफर कर दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए ईमानदार अधिकारियों को छूट देनी होगी और छूट देने के साथ जी। साथ अपने अधिकार जो नेता हैं जो और जो उनके जिला तो इससे जो साफ जाहिर और ये होता है कि सांसद योगी हैं, सरकार सभी को जो है कहना- कानून व्यवस्था चाहती है राज्य में, लेकिन वो एक पक्षीय नहीं हो सकता, निष्पक्ष होनी चाहिए। लेकिन सरकार को अपने वोट भी देखने हैं, चुनाव भी देखने हैं, अपने वोटर को कोई दिक्कत ना हो ये भी देखना है। इसी के लिए, इसी के साथ साथ तमाम जानकारियों के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि बरेली के तत्कालीन एसपी को उनके कार्य करने की, उनकी ईमानदारी की सजा उनको मिली है। सजा उनको ट्रांसफर के तौर पर मिली है। आपको बता दें ये पहली बार नहीं है, 21 बार उनका ट्रांसफर हो चुका है। 10 साल की नौकरी में 21 बार आईपीएस प्रभाकर का ट्रांसफर हो चुका है। इसी तरीके की ट्रांसफर हाल ही में बता दें आपको, बरेली में एक बड़ा हादसा हो सकता था, एक बड़ा विवाद हो सकता था, एक बड़ा दंगा हो सकता था, जिसको रोकने के लिए आईपीएस प्रभाकर ने बड़ी कार्रवाई की, जिसकी सजा उनको ट्रांसफर के तौर पर मिली है। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां पर आज लोक भवन में यूपी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बता दें कि इससे पहले लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर उत्तर प्रदेश पे होगी शिक्षा आयोग की गठन। सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐतिहासिक फैसला, शासन ने इसका प्रारूप तैयार कर लिया है। कैबिनेट बैठक में हरी झंडी के लिए रखा जाएगा। इसके पूर्व भी पिछली कैबिनेट बैठक में हुआ था प्रस्तुत। इस बार कैबिनेट की हरी झंडी मिलने का इंतजार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसके बाद आज आयोग का गठन किया जाएगा। इस बार कैबिनेट की हरी झंडी मिलने का इंतजार। विधानसभा और विधान परिषद की ली जाएगी मंजूरी। अहम जानकारी आपको बता दें, शिक्षा आयोग स्थापित होने वाला है। पहला राज्य होगा यूपी जहां पर इसका स्थापन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। बताया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का यह ऐतिहासिक फैसला है। शासन ने इसका प्रारूप भी तैयार कर लिया है। कैबिनेट बैठक में हरी झंडी के लिए रखा जाएगा। इसके पूर्व भी पिछली कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत हुआ था। बता दें कि इस बार कैबिनेट की हरी झंडी मिलने का इंतजार है। तो अहम जानकारी आपको बता दें, विधानसभा और विधान परिषद की ली जाएगी, जिसके बाद आयोग का हो जाएगा गठन। अहम जानकारी बता दें, इस बार कैबिनेट की हरी झंडी मिलने का इंतजार है। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में शिक्षा आयोग का गठन होने जा रहा है।
रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अहम फैसलों पर मुहर की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे योगी सरकार के अहम फैसलों के मुहर की। आज लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली। बताया जा रहा है कि बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। आपको बता दें कि लोक भवन में 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक की जाएगी। इस दौरान विधायकों के मसौदों को मिल सकती है मंजूरी। तो बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर आज लगेगी मुहर। बताया जा रहा है कि लोक भवन में 11:30 बजे होगी कैबिनेट बैठक। तो अहम जानकारी आपको बता दें, विधायकों के मसौदे को मिल सकती है मंजूरी। विधेयकों के मसौदों को मिल सकती है मंजूरी। बताया जा रहा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिल सकती है मंजूरी। बता दें कि रक्त संबंध में रजिस्ट्री स्टाम्प में छूट को मिल सकती है मंजूरी। वहीं धान खरीद नीति समेत अन्य प्रस्तावों पर होगी चर्चा। तो लखनऊ से जानकारी, आज लोक भवन में होगी यूपी कैबिनेट की बैठक। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। अहम जानकारी आपको बता रहे, लोक भवन में करीब 11:30 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। जिस दौरान विधेयकों के मसौदे को मिल सकती है मंजूरी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज लखनऊ में 11:30 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। बताया जा रहा है कि लोक भवन में 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। विधेयकों के मसौदों को लग सकती मुहर। विधेयकों के मसौदे को मिल सकती मंजूरी। अब बात करेंगे मौत का तांडव। शाहपुर से खबर है, जहां पर समृद्धि हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन पुल पर ग्रेडर मशीन गिरने से हादसा हुआ है। तो समृद्धि हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है शाहपुर में, जहां पर निर्माणाधीन पुल पर ग्रेडर मशीन गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है। हादसे में लोगों की मौके पर मौत हुई है। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। निर्माणाधीन पुल पर ग्रेडर मशीन गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि हादसे में कई लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका। सतीरामबेग गांव के पास समृद्धि हाईवे का मामला आपको बता रहे। तो शाहपुर से खबर है, जहां पर समृद्धि हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन पुल पर ग्रेडर मशीन गिरने से हादसा। तो अहम जानकारी आपको बता दें, हादसे में मरने वालों की संख्या में बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली से बता दें, हादसे में लोगों की मौके पर मौत हो गई। तो हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि संख्या बढ़ सकती है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए
जितेंद्र जाधव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, जिस तरीके की घटना सामने आई है, शाहपुर में समृद्धि हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है ग्रेडर मशीन गिरने से, क्या कुछ पूरी जानकारी देंगे इस खबर पर? महाराष्ट्र में जो समृद्धि हाईवे बनाया है, उस हाईवे पे हादसे का सिलसिला अभी भी चालू है। महाराष्ट्र में आज ही कुछ घंटे के बाद देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आने वाले, उससे आने से पहले कुछ घंटे एक बड़ा हादसा समृद्धि महामार्ग पर हो चुका है। इस हादसे में 16 लोगों की जान गई है। ऐसा हादसा हुआ कि रात को, सोमवार की रात को, जब हाईवे निर्माण का काम चल रहा था, उसी टाइम ग्रेडर और कई क्रेन यानी जैसी मशीन वो ऊपर से गिरने से वो हादसा हो चुका है। उस हादसे में वो एक ही समय 14 लोगों की जान गई, फिर 1 लोगों की जान गई और सभी को शाम रात 1 बजे निजी अस्पताल में दाखिल किया गया था। जी, बताया जा रहा है कि 16 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और इनकी संख्या और भी बढ़ सकती है। हाँ, यस, उसकी संख्या अभी भी बढ़ सकती है। ऐसी आशंका जताया जा रहा है कि उस जो मलबा है ग्रेडर का, उस मलबे के नीचे कई लोग फंसे होने की आशंका है और कम से कम और 8-4 लोगों की जान गई होगी, फंसे होंगे, ऐसी आशंका बताई जा रही है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लोगों को मलबे से निकालने की कवायद की जा रही है। जब हादसा हो चुका उसी समय जब इंफॉर्मेशन महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री दादा भुसे जी को मिली, उसी टाइम दादा भुसे जी मालेगांव से शाहपुर के पास आ गए। एक रात शाम 1 बजे आ गए। उसी टाइम एनडीआरएफ की टीम बुलाई और जो एनडीआरएफ की टीम से मलबा हटाकर लोगों की जान बचाने का काम चालू है। लेकिन ऐसी आशंका बताई जा रही है कि कोई लोग अभी जिंदा नहीं रहे होंगे, सभी की मौत होनी होगी। ठीक है जितेंद्र, इसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? किसकी गलती थी, किसकी वजह से यह हादसा हुआ है? अब देखते होंगे कि पिछले कई सालों से जब से समृद्धि महामार्ग का हरी झंडी दिखाई, उसी समय से समृद्धि महामार्ग मृत्यु का तांडव बन रहा है। हर 1 महीने, हर 10 दिन, हर 15 दिन में एक बड़ा हादसा हो रहा है। लेकिन जो अभी काम चल रहा था, वो काम कई कंपनी है उसके पास, वो कंपनी ने जिसने काम लिया है, उस कंपनी के मजदूर लोग वो काम कर रहे थे। वो काम भी ऐसे टाइम कर रहे हैं कि जब शाम की रात 1-2 बज गए थे, उसी समय हादसा हो चुका। उसकी जिम्मेदारी अभी किसी नहीं लिया है, लेकिन आने वाले समय में आपको और मुझे अभी सभी को समझ में आएगा कि उसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे। ठीक है जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्या सरकार ने अभी तक इस पर कोई भी मुआवजे की जो है अनाउंसमेंट किया है? अभी तक महाराष्ट्र की सरकार ने और निजी कंपनी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। जिस लोगों की जान गई है उसकी फैमिली को कुछ सहायता की अभी भी अलाउंस नहीं किया है, लेकिन आने वाले कुछ घंटे में अलाउंस हो जाएगा, ऐसा सूत्रों के माध्यम से समझ में आ रहा है। ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी बताने के लिए। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के शाहपुर में बड़ा हादसा हुआ है। समृद्धि हाईवे पर ग्रेडर मशीन गिरने से, निर्माणाधीन पुल पर ग्रेडर मशीन गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है 16 लोगों की मौत हुई है और ये संख्या और भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अभी फिलहाल मलबे को हटाया जा रहा है और एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची हुई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का आज पुणे पर दौरा है। इसके कुछ घंटे पहले ही इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, समृद्धि हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन पुल पर ग्रेडर मशीन गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 16 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मलबे हटाया जा रहा है। बता दें कि कई लोगों के मलबे में दबे होने की भी बात सामने आ रही है। तो शाहपुर में समृद्धि हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। तो मौत का तांडव बना निर्माणाधीन पुल पर
ग्रेडर मशीन गिरने से बड़ा हादसा। अगली खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में होगा शिक्षा आयोग का गठन। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का आज ऐतिहासिक फैसला आ सकता है। बताया जा रहा है कि शासन ने इसका प्रारूप भी तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में हरी झंडी के लिए इसे आज रखा जा सकता है। इसके पूर्व भी पिछली कैबिनेट पे हुआ था प्रस्तुत। इस बार कैबिनेट की हरी झंडी मिलने का इंतजार। तो अहम जानकारी बता दें, विधानसभा और विधान परिषद की ली जाएगी मंजूरी। विधानसभा और विधान परिषद की ली जाएगी मंजूरी। बता दें कि शिक्षा आयोग गठन किया जा सकता है, जिसके बाद आयोग का गठन हो जाएगा। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सलाहकार संपादक के बख्श सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। के बख्श जी, आपसे पूछेंगे कि शिक्षा आयोग का गठन किया जा रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ बताएंगे? आज योगी कैबिनेट में इसका प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश देश का पहला प्रदेश होगा जिस प्रकार से इस शिक्षा आयोग का गठन हो रहा है। अभी तो किसी भी प्रदेश में शिक्षा आयोग का गठन नहीं हुआ है। इसमें शिक्षा में गुणवत्ता आएगी और समग्र शिक्षा का विकास होगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए योगी आदित्यनाथ ने निर्णय लिया है। ये पहले भी पिछली भी कैबिनेट बैठक में रखा गया था, लेकिन कई कारणों पर इसको स्थगित कर दिया था। आज जो 11:30 बजे बैठक हो रही है, 11:30 बजे बैठक हो रही है, उसी में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। प्रस्ताव को जैसे ही हरी झंडी मिलती है, आगामी जो अगस्त में विधानसभा विधान परिषद का जो सत्र होने वाला है, इसमें इसको पारित कराया जाएगा और उसके बाद राज्यपाल इसको भेज दिया जाए। राज्यपाल के अनुमति मिलने के बाद शिक्षा आयोग का गठन हो जाए। इससे शिक्षा में व्यापक सुधार होगा और समग्र शिक्षा का विकास होगा। जी, साथ ही साथ बताया जा रहा है कि शिक्षा आयोग का गठन हो सकता है और भी कई प्रस्ताव रखे जा सकते हैं आज। हाँ, कई प्रस्ताव रखे गए हैं और उसमें शिक्षा विभाग के अलावा ऊर्जा विभाग के हैं और कई और अन्य विभागों के प्रस्ताव हैं, जिसमें आज मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। जी, के बख्श जी, योगी सरकार के इस फैसले को कि शिक्षा आयोग का गठन किया जा सकता है, इसको ऐतिहासिक बताया जा रहा है। इसके पीछे क्या कुछ पता कहानी है? ऐतिहासिक क्यों होगा और इससे क्या बड़ा फर्क होगा प्रदेश में? फर्क ये होगा, शिक्षा में आमूलपूर्ण सुधार होगा। शिक्षा आयोग जो गठन होगा, शिक्षा में क्या क्या सुधार किया जा सकता है, चाहे बेसिक हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे टेक्निकल हो और चाहे उच्च शिक्षा हो, सब में व्यापक शिक्षा आयोग इनको सुधार देगा। और उत्तर प्रदेश ही प्रदेश का पहला प्रदेश है कि जहाँ पे इस तरह के आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया है, तो शिक्षा में व्यापक सुधार करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि इस बार कैबिनेट की हरी झंडी मिलने का इंतजार है। बताया जा रहा है कि योगी सरकार को आज ऐतिहासिक फैसला ले सकती है। विधानसभा और विधान परिषद की मंजूरी ली जाएगी। शिक्षा आयोग का गठन किया जा सकता है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, शिक्षा आयोग स्थापित होने वाला है। पहला राज्य होगा यूपी जहां पर शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षा आयोग का गठन किया जा सकता है। बताया जा रहा है आज 11:30 बजे योगी की कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर मुहर लगा सकते हैं। तो शासन इसका प्रारूप भी तैयार कर लिया है। तो कैबिनेट बैठक में हरी झंडी के लिए रखा जाएगा। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जिसके बाद आज आयोग का गठन किया जाएगा।
दिल्ली सेवा विधेयक बिल आज लोकसभा में पेश होगा। बताया जा रहा है कि आज पेश किया जाएगा दिल्ली सेवा विधेयक बिल। दिल्ली सेवा विधेयक बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि आज पेश किया जाएगा दिल्ली सेवा विधेयक। लोकसभा में पेशी के दौरान भारी हंगामे के आसार हैं। आम आदमी पार्टी लगातार इस बिल का विरोध करती हुई आ रही है। तो दिल्ली सेवा विधेयक बिल आज लोकसभा में पेश होगा। आज पेश किया जा सकता है दिल्ली सेवा विधेयक। लोकसभा में पेशी के दौरान भारी हंगामे के आसार हैं। तो अहम जानकारी आपको बता दें, आज पेश किया जा सकता है दिल्ली सेवा विधेयक। अगली खबर यूपी के बिजनौर से, जहां पर डीएम ने किए 4 एसडीएम के तबादले। धामपुर तहसील एसडीएम बनाए गए हैं मोहित कुमार। तो डीएम ने किए 4 एसडीएम के तबादले। धामपुर तहसील एसडीएम बनाए गए मोहित कुमार। वहीं विजय वर्धन तोमर बिजनौर सदर एसडीएम बनाए गए। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रवैया आर नजीबाबाद की एसडीएम बनी। रामपुर तहसील एसडीएम बनाए गए हैं मोहित कुमार। विजय वर्धन तोमर बिजनौर सदर एसडीएम बनाए गए। वहीं बता दें आपको, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रामिया आर को नजीबाबाद के एसडीएम बनाया गया है। मनोज कुमार को डिप्टी कलेक्टर कलेक्ट्रेट बिजनौर बने। तो बिजनौर से खबर, जहां पर डीएम ने किए 4 एसडीएमओ के तबादले। बता रहे कि रामपुर तहसील एसडीएम बनाए गए मोहित कुमार। विजय वर्धन तोमर बिजनौर सदर एसडीएम बनाए गए। वहीं आपको बता दें कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रामिया आर नजीबाबाद की एसडीएम बनी है। रामपुर तहसील एसडीएम बनाए गए मोहित कुमार। विजय वर्धन तोमर बिजनौर सदर एसडीएम बनाए गए। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी के उन्नाव से खबर है, जहां पर भीषण हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार तीनों युवकों को डंपर ने कुचला। तो भीषण हादसे में 3 युवकों की मौत। अहम खबर आपको बता रहे उन्नाव से, जहां पर बाइक सवार तीनों युवकों को डंपर ने कुचला। तो अहम जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीओ समेत भारी पुलिस बल मौके पर तैनात। वहीं बताया जा रहा है कि कोतवाली पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लिया है। तो अहम जानकारी आपको बता दें, बीती रात का मामला है, जब शव उठाने से रोके गए थे परिजन। देर रात पुलिस के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। बीती रात का मामला है, शव उठाने से रोक रहे थे परिजन। तो देर रात पुलिस के समझाने में से मामला शांत हुआ है। अचलगंज के मीरपुर गांव निवासी हैं तीनों मृतक। पूर्वा के खरकीड़ा खेड़ा गांव के पास की घटना को बता रहे हैं। तो अहम हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि भीषण हादसे में 3 युवकों की मौत हुई। उन्नाव से खबर, जहां पर बाइक सवार तीनों युवकों को डंपर ने कुचला। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, जिस तरीके से घटना सामने आई है, क्या कुछ बताएंगे इसको लेकर के?
बिल्कुल, ये तीनों युवक जो एक बाइक पर सवार थे और अपने घर की तरफ वापस आ रहे थे पूर्वा से, और खरगी खेड़ा मोड़ के पास पहुंचे थे, तभी सामने से आ रहे डंपर से इनकी टक्कर हो जाती है। और डंपर की जो टक्कर होती है उसमें ये गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, जैसा कि बताया जा रहा है। हालांकि गाड़ी के नीचे आने से इनकी मौत नहीं होती है, और मौत जो होती है वो सड़क पे गिरने से होती है। यह भी बताया जा रहा है कि इन लोगों के द्वारा हेलमेट नहीं लगाया गया था, जिसके चलते सड़क पे गिरते हैं और तीनों की ही मौके पर मौत हो जाती है। हालांकि देर रात का मामला होता है, और जब पुलिस पहुंच करके यातायात सामान्य करने का प्रयास कर रही होती है, तभी ग्रामीण जो बगल में ही 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पे इनका गांव होता है, वहां से ग्रामीण पहुंच जाते हैं सूचना पर, और इनकी संख्या सैकड़ों में होती है। और इन लोगों के द्वारा पुलिस का विरोध किया जाता है, पुलिस से इनकी तीखी झड़पें होती है और ये लोग जाम लगा देते हैं। इनकी मांग होती है कि उस ड्राइवर, जो डंपर का ड्राइवर है, इसकी गिरफ्तारी की जाए और मुआवजा दिलाया जाए। हालांकि 2 घंटे के करीब ये पूरा घटनाक्रम चलता है। इसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसडीएम और सीओ के समझाने पर ये लोग मान जाते हैं, और उसके बाद लगभग 11 साढ़े 11 बजे के करीब इनके शव को उठने दिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। उसके बाद यातायात सामान्य होता है। अगर बात करें तो अभी भी डंपर चालक फरार है और इसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी। हालांकि प्रशासन के द्वारा कहा गया था कि इसकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जी ठीक है अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता रहे उन्नाव से खबर, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हुई है। इस बीच हरियाणा के भिवाड़ी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हरियाणा बोर्ड में होने वाली परीक्षाएं स्थगित की गई। बता दें कि 10वीं की पूरक और डीएलईडी की परीक्षा स्थगित हो गई है। बता दें कि भिवाड़ी से खबर है, जहां पर आज और कल होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। नूंह में हिंसा के बाद परीक्षाएं हुई स्थगित। भिवाड़ी हरियाणा बोर्ड ने होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी है। बताया जा रहा है कि 10वीं की पूरक और डीएलईडी की परीक्षा स्थगित की गई है। और संत कबीर नगर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर भाई ने बहन की बेरहमी से पिटाई करके हत्या कर दी। तो संत कबीर नगर से खबर, जहां पर हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि बैंक में जमा पैसे को निकालने को लेकर के विवाद हो गया भाई बहनों में। भाई बहन के रिश्ते का कत्ल, मौके पर पहुंची पुलिस। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। वही मौके से हत्यारा भाई फरार हो गया है। तो बता दें कि आगे क्या कार्रवाई में जुटी है पुलिस। मौके से हत्यारा भाई फरार, जिसकी तलाश में जुटी है पुलिस। दुधारा के सुजिया गांव का पूरा मामला को बता रहे हैं। तो संत कबीर नगर से खबर आपको बता रहे थे, जहां पर भाई बहनों के बीच विवाद हो गया और भाई ने बहन का कत्ल कर दिया। बैंक में पैसे जमा करने के निकालने को लेकर के विवाद हुआ था। हरियाणा के नूंह से खबर बीच में आ रही है। आपको बता दें बड़ी खबर सामने आ रही है हरियाणा के नूंह में, जहां पर नूंह में हिंसा को लेकर के एक्शन में सरकार। केंद्र ने हरियाणा भेजे अर्धसैनिक बल। केंद्र में 20 कंपनियां हरियाणा भेजी। वहीं आपको बता दें 20 कंपनियां भेजी गई हैं। सीआरपीएफ की 4, आरएएफ की 12 कंपनियां हरियाणा पहुंची। तो नूंह में हिंसा को बरकरार पर कंट्रोल करने के लिए एक्शन लिया गया है। बताया जा रहा है कि नूंह हिंसा में 2 होमगार्ड की मौत हो चुकी है। केरकी दौलत थाने के 2 होमगार्ड की मौत हुई है। तो नूंह में हिंसा को लेकर के सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। केंद्र ने हरियाणा भेजे अर्धसैनिक बल। केंद्र में 20 कंपनियां हरियाणा भेजी गई हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनोद गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद, जिस तरीके से नूंह में लगातार हिंसा का दौर जारी है, उसको
कंट्रोल में करने के लिए सरकार ने एक्शन लिया है। क्या कुछ बताएंगे इस पूरी खबर पर? अगर जो बात की जाए लोगों के अंदर जो हिंसा बढ़ के खासकर दो समुदाय के बीच, हिंदू और मुसलमान समुदाय के बीच, उसको लेकर केंद्र के साथ साथ हरियाणा सरकार भी एक्शन में, और 20 जो कंपनियां हैं के सैनिक बल की वो भेजी गई है। आरएफ की बात 4 कंपनियां, 12 कंपनियां हरियाणा पहुंची है, और साथ के साथ आईटीबीपी और बीएफ की 2 कंपनियां जो अलग से हरियाणा के अलग अलग जिलों में तैनात की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा के नूह के साथ साथ गुरुग्राम के अंदर, रेवाड़ी के अंदर और भिवानी के अंदर जो है धारा 144 लागू कर दी गई, और शिक्षण संस्थाएं, साथ जितनी भी शिक्षण संस्थाएं सारी बंद कर दी गई। 10वीं की जो पूरक और बीएलईडी की परीक्षा होनी थी उनको स्थगित कर दिया गया है। सरकार बड़े एक्शन में, और सरकार एक पॉइंट पर खबर नजर बनाए हुए कि किसी तरह की कोई घटना ना हो, इस तरह की कोई आपत्तिजनक बयानबाजी ना हो। खासकर अगर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, कोई वायरल ना करे किसी तरह की वीडियो को, या कोई अफवाह ना फैलाए, उसको लेकर भी बड़े एक्शन सरकार है। जी ठीक है, विनोद गुप्ता जी बने रहिए अभी हमारे साथ, आपके पास वापस आएंगे। तो बता दें कि नूह में हिंसा को लेकर के एक्शन में सरकार। एक और खबर, तो केंद्र ने हरियाणा भेजे अर्धसैनिक बल। वहीं एक और खबर आपको बता दें नूह से सामने आ रही है। नूह से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के नूह में कर्फ्यू लगाया गया है। बता दें कि अगले आदेश तक कर्फ्यू जारी रहेगा। तो नूह में हालात फिलहाल सामान्य है। अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियों की तैनात की गई है। तो नूह में हालात फिलहाल सामान्य हैं। बता दें आपको अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। तो नूह में अगले आदेश तक कर्फ्यू जारी किया गया है। 2 अगस्त को इंटरनेट और एसएमएस सेवा बंद कर दी गई। तो नूह में कर्फ्यू लगाया गया है, तो 2 अगस्त तक इंटरनेट सेवा और एसएमएस सेवा बंद कर दी गई है। बता दें कि अगले आदेश तक कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं नूह में हालात फिलहाल सामान्य बताए जा रहे हैं। अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां तैनात की गई। इसी के साथ देश की बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।